हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग 5 पाठशाला। जैसा कि हम बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट कर चुके हैं और आज हमारा सेकंड लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने पांचों प्रक्रम के बारे में जाना, उसका परिचय देखा, फिर हमने पोषण के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। हमने पोषण दो तरीके का पढ़ा था, स्वपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण। फिर हमने स्वपोषी पोषण दो तरीके का देखा, पहला प्रकाश संश्लेषी फोटोसिंथेसिस, दूसरा रसायन संश्लेषी कीमोसिंथेसिस। आज हम विषमपोषी पोषण के बारे में पढ़ेंगे और आगे बहुत सारी चीज़ें आज अभी पोषण के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आज हमारा सेकंड लेक्चर है पोषण का हमारा सेकंड लेक्चर है बेटा, और हम विषमपोषी पोषण के बारे में पढ़ेंगे, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने आपको कल ही विषमपोषी पोषण के बारे में बता दिया था कि जो जीव दूसरे पे निर्भर रहते हैं अपने पोषण के लिए, वो विषमपोषी पोषण कहलाते हैं। जैसे हम हैं बेटा, हम मनुष्य हैं जो पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। जैसे हम धान के पौधे से अपना धान प्राप्त करते हैं, चावल वगैरह, गेहूं के पौधे से गेहूं पाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हम दूसरों पर डिपेंड हैं। वैसे कोई भी जंतु है जैसे गाय भैंस, वो भी दूसरे पर डिपेंड है, तो ये किस कैटेगरी में आएंगे? विषमपोषी पोषण के कैटेगरी में आएंगे। तो यहाँ पर मैंने कल आपको समझा दिया था, जो अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं वो क्या कहलाते हैं? विषमपोषी पोषण कहलाता है। ठीक है, जैसे मनुष्य, हिरण, खरगोश आदि बहुत सारे चीज। आज हम विषमपोषी पोषण के प्रकार को देखेंगे, टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट। ठीक है, तो उसमें पहला होता है परजीवी पोषण। पहला कौन सा होगा? परजीवी पोषण। परजीवी पोषण होता क्या है? ये ऐसे जीव होते हैं जो दूसरे जीव पर तो निर्भर रहते हैं, लेकिन उनसे अपना पोषण प्राप्त कर लेते हैं, उनको मारते नहीं। ठीक है, जैसे हमारी आंख में इकोलाई पाया जाता है, हमसे पोषण लेता रहता है और हमसे कोई दिक्कत हमारे पेट में होता नहीं है। वैसे ऐसे बहुत सारे जीव होते हैं जो दूसरों जीव पर तो डिपेंड हैं, अंदर पाए जाते हैं, लेकिन वो उनको उस जीव को कोई खतरा नहीं पहुंचाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? परजीवी पोषण। परजीवी पोषण में क्या होगा? जैसे मारे बिना, जीव को बिना मारे पोषण प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, जैसे अमरबेल हो गया। जैसे जूं होता है जो सिर में हमारे पाया जाता है लगभग, तो जूं क्या करता है? हमसे अपना पोषण सिर से पाया जाता है, सिर पे रहता है, वो अपना पोषण प्राप्त कर लेता है, लेकिन हमें कोई खतरा, कोई नुकसान ज़्यादा पहुंचाता नहीं है। ठीक है, जूं हो गया। उसके बाद जोंक है। जोंक क्या होता है बेटा? लीच, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लीच। जोंक जो होता है, जो जैसे गाय भैंस के शरीर पर चिपक जाते हैं, उनसे अपना पोषण प्राप्त करते रहते हैं भोज्य पदार्थ, लेकिन उन्हें कोई नुकसान ज़्यादा पहुंचाते नहीं। तो जोंक हो गया। ऐसे हमारा एक फीताक्रीन होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? परजीवी पोषण। दूसरा कौन सा आता है? मृतपोषी पोषण। मृतपोषी पोषण। ठीक है, मृतपोषी पोषण, मृत जीवों से पोषण प्राप्त होता है। मृत जीवों से बोल लो यार, सड़ी गली वस्तुओं से पोषण। ठीक है, तो मृतपोषी पोषण क्या होता है? ये ऐसे जीव होते हैं जो मृत चीजों से पोषण अपना प्राप्त करते हैं और सड़ी गली वस्तुओं पर से अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। जैसे फफूंदी हो गया है। जैसे हम जो चपाती होती है, जैसे चपाती हमने शाम को रखा, फिर उसे हम भूल गए खाने को, तो वो 2-3 दिन तक पड़ा रहता है, तो उसमें क्या होता है? थोड़ा काले काले फफूंद लग जाते हैं। फफूंद लगने से क्या होता है? वो रोटी चपाती खराब हो जाती है, तो ये एक फफूंद हो गया। ऐसे ईस्ट होता है। मशरूम आप लोग जानते होंगे कि जहाँ पर गोबर वगैरह, जो पशुओं के वेस्ट मटेरियल होते हैं, जहाँ पे डंप किए जाते हैं, वहाँ पे मशरूम वगैरह हो जाते हैं, सड़ी गली वस्तुओं पर अपना जीवन यापन कर लेते हैं, वहाँ से अपना पोषण प्राप्त कर लेते हैं। तीसरा कौन सा है? तीसरा है प्राणी संपोषण। इंग्लिश में इसे क्या बोलेंगे? होलोजोइक।
ये होता है अमीबा में हो गया, अमीबा में, और किसमें हो गया, हमारे मनुष्य के प्रजाति के अंदर ये पोषण होता है, ठीक है। और ये प्राणी संपोषण बोलो जो कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का। पहला ए शाकाहारी, ठीक है, शाकाहारी। दूसरा मांसाहारी, ठीक है। तीसरा सर्वाहारी, ठीक है। पहला कौन सा हो गया, शाकाहारी। दूसरा कौन सा हो गया, मांसाहारी। तीसरा कौन सा हो गया, सर्वाहारी। सर्वाहारी कैटेगरी के अंतर्गत कौन आएगा, हम मनुष्य लोग आएंगे, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें खाते हैं भाई। शाकाहारी में भी हम जैसे फल फ्रूट, दाल चावल सब्जी। मांसाहारी में भी मांस कुछ मनुष्य खाते हैं, और फास्ट फूड वगैरह बहुत सारी चीज़ें खाते हैं। तो हम किसके अंतर्गत आएंगे, सर्वाहारी के अंतर्गत आएंगे। मांसाहारी कौन होगा, जो सिर्फ मांस पे डिपेंड होगा, और शाकाहारी कौन होगा, जो सिर्फ पेड़ पौधे पत्तियों और फल फ्रूट पे डिपेंड होगा, वो कौन सा होगा, शाकाहारी होगा, ठीक है। तो हम विषम पोषी पोषण के प्रकार को पढ़े, कितने तरीके का, 3 तरीके का। पहला कौन सा, परजीवी पोषण, मतलब वो ऐसे जीव होते हैं जो दूसरे जीव के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन उनको कोई खतरा नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, उनको मारते नहीं हैं, वो उन्हीं से अपना पोषण लेते रहते हैं। जैसे अमरबेल, जू, लीच, जोंक हो गया, फीता क्रिम हो गए, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमने बताया मृत पोषी पोषण। ये जीव जो होते हैं मृत चीज़ों से, सड़ी गली वस्तुओं से अपना पोषण प्राप्त कर लेते हैं, जैसे फफूंदी हो गया, ईस्ट हो गया, मशरूम हो गया। तीसरा कौन सा बताया हमने, प्राणी संपोषण, अमीबा इसके अंतर्गत आएगा, मनुष्य आएगा। ये कितने टाइप के हो गए, 3 टाइप के। पहला शाकाहारी, दूसरा मांसाहारी, तीसरा कौन सा, सर्वाहारी। तो अपना विषम पोषी पोषण कंप्लीट हो गया। मैं साइड हट जाता हूँ, आप इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए या पॉज करके नोट कर लीजिए। तो हमने क्या पढ़ लिया, हमने पोषण के बारे में सारी चीज़ें लगभग पढ़ ली। अब हम थोड़ा पेड़ पौधों के बारे में पढ़ेंगे। हमने स्वपोषी पोषण, विषम पोषी पोषण, प्रकाश संश्लेषी, रसायन संश्लेषी, सारी चीज़ें विषम पोषी पोषण के प्रकार सारी चीज़ें पढ़ ली। अब यहाँ पर आपको एक शब्द लिखा है क्या, रंध्र, स्टोमा। रंध्र होता क्या है, ठीक है, रंध्र क्या होता है, लिखा है पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले सूक्ष्म क्षेत्र को रंध्र कहते हैं। पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले सूक्ष्म क्षेत्र को रंध्र कहते हैं, ठीक है। पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले सूक्ष्म क्षेत्र को रंध्र कहते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा समझ लो, जैसे मान लो कि ये लीफ है, ठीक है, ये मान लो लीफ है, ठीक है, ये पेड़ की पत्ती है, ठीक, ये मान लो ऐसे टहनी से लगी हुई, ये पेड़ की पत्ती है। इसमें क्या पाया जा रहा है, इसमें पाए जा रहे हैं छोटे छोटे सूक्ष्म क्षेत्र, ठीक है, ये सूक्ष्म क्षेत्र छोटे छोटे पाए जा रहे हैं। ये क्या है, ये सूक्ष्म क्षेत्र क्या है, इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे रंध्र। क्या बोलेंगे, रंध्र, ठीक है, इसी को बोलेंगे हम रंध्र। तो वही लिखा है कि पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले सूक्ष्म क्षेत्र को रंध्र कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा इसको और हम इसके अंदर घुस के देखते हैं और इसमें होता क्या है, ठीक है। तो इसको थोड़ा हम ट्रांसेक्शन करते हैं, काट के देखते हैं कि इसके अंदर होता क्या है। तो इसको हमने काट के देखा तो ऐसे कुछ हमें इसके अंदर का नज़ारा दिखा। ये क्या है, ये ऐसे रंध्र है, ठीक है, ये सब क्या है, रंध्र है, ठीक। तो ये सूक्ष्म क्षेत्र को हमने काट कर देखा तो कुछ हमें ऐसा दिखा।
उसके बाद अब रंध्र के कार्य क्या होते हैं, रंध्र के कार्य, इन पत्तियों को जो सूक्ष्म छिद्र हैं इनका कार्य क्या होगा, रंध्र जो हैं इनका कार्य क्या होगा। तो रंध्र हमें कुछ ऐसे दिखाई दिए, बना लेते हैं बढ़िया से रंध्र को, ठीक है। ये कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है। और इनके अंदर कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। इनके अंदर ऐसे छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। इन कोशिकाओं को हम क्या बोलते हैं, द्वार कोशिका, ठीक है, द्वार कोशिका, द्वार कोशिका। और ये हमारा क्या है, ये हमारा रंध्र है, और इसमें जो छोटी छोटी चीजें हैं वो क्या है, द्वार कोशिका, ठीक है। अब इनका कार्य क्या होता है, कार्य को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम आपको रंध्र बता रहे, स्टोमा पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले सूक्ष्म क्षेत्र को हम रंध्र बोलेंगे। हमने एक पत्ती देखी, उसमें सूक्ष्म क्षेत्र हुए जिसे को हमने रंध्र कहा। उसको जब हमने काट कर देखा तो उसके अंदर कुछ ऐसे कोशिकाएं देखने को हमें मिली। उसको जब मैंने ऐसे थोड़ा जूम किया तो इसमें जो छोटी छोटी कोशिकाएं मिली उन्हें हम क्या बोले, द्वार कोशिका। इसको कीपर, गेट कीपर सेल इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे इसको। उसके बाद रंध्र के कार्य क्या है, इसका होना क्या जरूरी है, इसका होना ये जरूरी है क्योंकि पेड़ पौधे क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और क्या देते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं। इनमें क्या जाएगा, इनमें अंदर इस द्वार कोशिकाओं के अंदर से क्या जाएगा, CO2 अंदर जाएगा, ठीक है, और जल अंदर जाएगा, ठीक, और बाहर क्या आएगा, इनसे O2 बाहर आएगा। इनका कार्य क्या होता है, इनका कार्य ये होता है जो पेड़ पौधे बनाते हैं, खाना बनाया, पानी हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, तो इसी से अंदर लेंगे, इसी से बाहर करेंगे, ठीक है। इनका कार्य क्या हो गया, पहला कार्य हो गया गैसीय आदान प्रदान। गैसीय आदान प्रदान का मतलब ये क्या करते हैं, CO2 को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो पहला कार्य क्या हो गया, गैसीय आदान प्रदान, ठीक है। उसके बाद वाष्पोत्सर्जन से जल की हानि और तापमान को, ठीक है, जब इनका इवापोरेशन होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है, तो ये जल की हानि को रोकते हैं, ठीक है। अभी उसको हम आगे समझेंगे, ये पॉइंट आपको क्लियर कराते हैं कि जल की हानि को कैसे रोकते हैं वाष्पोत्सर्जन से। तो यहाँ पर एक हेडिंग लिखी है, आप देख रहे होंगे, रंध्र का खुलना एवं बंद होना। रंध्र का खुलना और बंद होना क्यों जरूरी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है, क्योंकि अत्यधिक जल हानि को रोकता है, ठीक है। अभी आपको मैं समझा रहा हूँ, पहले आप पॉइंट को पढ़ते जाइए ताकि आपको समझने में कोई तकलीफ ना हो। लिखा है क्योंकि ये अधिक जल हानि को रोकता है। रंध्रों के खुलने एवं बंद होने का नियंत्रण किसके पास होता है, द्वार कोशिकाओं के पास होता है। किसके पास, द्वार कोशिकाओं के पास होता है, ठीक है, द्वार कोशिका। रंध्र खुलेंगे तो कौन उसको हैंडल करेगा, द्वार कोशिका। बंद होंगे तो कौन हैंडल करेगा, द्वार कोशिका, ठीक है। अब यहाँ पे आप, यहाँ पे नीचे जगह है, मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है, समझा देता हूँ। ये जैसे जल है, जल जब द्वार कोशिकाओं के अंदर होगा द्वार कोशिकाओं के अंदर, ठीक है, जब जल जो है इसके अंदर जाएगा बेटा, इसके अंदर ऐसे क्या गया, H2O हमारा जल गया, तो ये कोशिकाएं क्या होती हैं, फूल जाती हैं। कोशिकाएं जब अधिक पानी का अवशोषण करेंगी तो क्या होगा, कोशिकाएं फूल जाएंगी। क्या होगी, कोशिका फूल जाएगी, ठीक है, कोशिका फूल जाएगी, ठीक है। कोशिका फूल जाएगी तो क्या होगा,
जल इसके अंदर गया, कोशिका फूल गई, ठीक है। द्वार कोशिकाओं के अंदर जल गया, कोशिका मोटी हो गई या फूल गई। उसके बाद क्या होगा, जब ये मोटी होगी या फूल जाएगी तो इनके बीच का जो स्पेस है वो क्या होगा, कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा, द्वार क्लोज हो जाएगा, ठीक है। द्वार क्या होगा, क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। और फिर जब जल है वो द्वार कोशिकाओं से बाहर हुआ, द्वारोत्सर्जन हुआ द्वार कोशिकाओं से, द्वार कोशिकाओं से बाहर हुआ। तो कोशिका क्या होगी, सिकुड़ जाएगी, कोशिका सिकुड़ जाएगी। तो क्या होगा, तो ये क्या होगा, ओपन हो जाएगा, गेट क्या होगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट, उल्टा हो जाएगा। जब जल द्वार कोशिकाओं के अंदर गया, कोशिका फूल गई, तो क्या होगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है। और जब जल द्वार कोशिकाओं के बाहर गया, जब कोशिका सिकुड़ जाएगी तो क्या होगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब सही होगा, पानी इसके अंदर गया, कोशिका फूल गई तो क्या होगा, द्वार क्या होगा, खुल जाएगा। और जब जल द्वार कोशिकाओं से, कोशिका से पानी बाहर गया, वाष्पोत्सर्जन हुआ, तो द्वार क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। इसीलिए रंध्र का कार्य आपको जरूरी है और रंध्र का खुलना और बंद होना जरूरी है। आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट करिए, वाच करके नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या देखा, हमने मरुद्भिद में प्रकाश संश्लेषण देखा। हमने बात की जो मरुद्भिद पौधे होते हैं, जो बालू वगैरह वाले, वहाँ के जैसे नागफनी, बबूल वगैरह, वो अपना प्रकाश पोषण कैसे करेंगे, तो उसको मैंने आपको समझा दिया। यहाँ पर एक टेस्ट होता है मंड परीक्षण, लीफ स्टार्च टेस्ट। इसका उपयोग हम कहाँ करेंगे, मंड परीक्षण का उपयोग कहाँ करेंगे, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लीफ स्टार्च टेस्ट। इसका उपयोग स्टार्च को पता लगाने के लिए करते हैं, ठीक है। इसका उपयोग स्टार्च का पता लगाने के लिए करते हैं कि उसमें पत्ती वगैरह में, पेड़ में स्टार्च है कि नहीं है, ठीक है। तो उसका प्रयोग हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम पत्ती को क्या करेंगे, उबालेंगे। पहला काम क्या करेंगे, पत्ती को उबालेंगे, ठीक है। जब पत्ती को उबाल लेंगे, उबालने के बाद उसे निकाल कर फिर क्या करेंगे, एल्कोहल में उबालेंगे, ठीक है। दूसरा काम क्या होगा, एल्कोहल में उबालेंगे, ठीक। उसके बाद क्या होगा, जब एल्कोहल में पत्ती उबल गई तो उसके बाद ठंडे पानी में क्या करेंगे, उसको डाल देंगे। ठंडे पानी में डालने के बाद उसको फिर तीसरा काम क्या किए, ठंडे पानी में उसको डालकर पत्ती को ठंडा कर दिए। उसके बाद एक विलयन होता है, कौन सा, आयोडीन विलयन, ठीक है। उसके बाद पत्ती को हम आयोडीन विलयन में डाल देंगे। अगर पत्ती का कलर डार्क ब्लू ब्लैक है, कौन सा कलर, डार्क ब्लू ब्लैक कलर है, अगर पॉजिटिव है तो उसमें स्टार्च है, ठीक है। पॉजिटिव है तो मतलब उसमें स्टार्च प्रेजेंट है, ठीक, स्टार्च क्या है, प्रेजेंट है। अगर डार्क ब्लू ब्लैक कलर अब्सेंट है, ठीक है, तो मतलब स्टार्च अब्सेंट है, मतलब स्टार्च यहाँ पे प्रेजेंट होगा। स्टार्च क्या होगा, प्रेजेंट होगा, यहाँ पर स्टार्च क्या होगा, अब्सेंट होगा, ठीक। तो सिंपल सा मतलब समझ लेते हैं, हम मंड परीक्षण क्यों करते हैं, स्टार्च को पता लगाने के लिए करते हैं। आपके मल्टीपल चॉइस में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि मंड परीक्षण क्यों किया जाता है, तो हम स्टार्च को पता लगाने के लिए मंड परीक्षण करते हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे, पत्ती को हम लाएंगे तो उसको उबालेंगे। उबालने के बाद उस पत्ती को निकाल कर फिर एल्कोहल में डालेंगे, फिर उसको एल्कोहल में गर्म करेंगे, उबालेंगे। दूसरा काम ये करेंगे, फिर एल्कोहल से उबाल कर
उसको निकाल कर फिर हम काम करेंगे, ठंडे पानी में डालेंगे। जब पत्ती ठंडी हो जाएगी तो उसे निकाल कर हम आयोडीन विलयन के साथ गुजारेंगे, मतलब उसमें डालेंगे। अगर पत्ती का कलर डार्क ब्लू ब्लैक है तो वो पॉजिटिव है, मतलब स्टार्च उसमें प्रेजेंट होगा। अगर डार्क ब्लू ब्लैक कलर नहीं दिखा रहा है तो अगर वो निगेटिव है तो वहाँ पर स्टार्च क्या होगा, अब्सेंट होगा। तो आप इस एक्सपेरिमेंट को आप कर सकते हो, ओनली आपके पास ये नहीं होगा तो आप उस तरीके से नहीं कर सकते हो, लेकिन आप अपने लेबोरेटरी में अपने टीचर के माध्यम से इस एक्सपेरिमेंट को स्कूल में कर सकते हो। आप यहाँ पे नोट करिए। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं अमीबा में पोषण, उसके बाद आज का लेक्चर हो जाएगा समाप्त। फिर उसके बाद अगले लेक्चर में हम पाचन डाइजेशन से शुरू करेंगे। तो यहाँ तक आप नोट करिए। तो हमने सारी चीज़ें पढ़ ली। लास्ट का 2 टॉपिक है, अमीबा में पोषण और पैरामीशियम में पोषण कैसे होता है, हम इसको देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने चार अमीबा बना रखे हैं। अब इसका मैकेनिज्म, क्रिया विधि कैसे ये पोषण करेंगे उसको हमें समझना है और आप लोग लिखेंगे। ठीक है, ये अमीबा है और यहाँ पे ये इसको भोज्य पदार्थ लिखा। ठीक है, ये क्या है, भोज्य पदार्थ। ठीक है, ये भोज्य पदार्थ है। जब अमीबा भोज्य पदार्थ को देखेगा तो इसके करीब जाने लगेगा। ठीक है, जब इसके पास जाएगा तो इसको भोज्य पदार्थ को चारों तरफ से घेर लेगा। ठीक है, ये भोज्य पदार्थ को चारों तरफ से घेर लिया। ठीक है, घेरने के बाद उसके बाद ये क्या करेगा, अपने अंदर ले लेगा भोज्य पदार्थ को। ठीक, अपने अंदर ले लिया भोज्य पदार्थ को, उसके बाद अपना पोषण प्राप्त कर लिया। ठीक है, चीजें आपको बेहतर समझ में आ रही हैं। ये अमीबा है, अमीबा ने भोज्य पदार्थ को देखा तो उसके करीब गया, उसके पास हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता पहुंच गया। स्लोली जब पहुंचा तो उसके चारों तरफ से उसको क्या किया, कवर कर लिया, उसको अपने ढक लिया। उसके बाद क्या किया, उसके बाद उसको अपने पास लिया, उसके बाद वो अपना पोषण कर लिया। ठीक है, तो आपको लिखना कैसे है कि अमीबा में पोषण कैसे होता है। आपको लिखना कुछ इस तरीके से है कि अमीबा भोज्य पदार्थों को देखता है, मतलब तो उसके धीरे धीरे उसके पास चलकर जाता है और अपने उत्पादों से उसे अपने चारों तरफ से बंद कर लेता है, घेर लेता है, उसके बाद अपने अंदर कर लेता है और वहां से पोषण को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, अब पैरामीशियम में क्या है, ये क्या है बेटा, ये है सीलिया। ठीक है, ये क्या है, सीलिया, ये सीलिया है। इसे क्या बोलेंगे, इसका कूटपाद बोलेंगे, कूटपाद, सुडोपोडिया। ठीक है, तो ये भोज्य पदार्थ को इन सीलिया के माध्यम से अंदर लेता है। ठीक है, तो आपका ये मोटा मोटा टॉपिक था जो आज खत्म हुआ। लेक्चर नंबर पोषण हमने खत्म कर लिया है। अब कल तीसरे लेक्चर से हम क्या करेंगे, पाचन डाइजेशन को स्टार्ट करेंगे। इसमें हमने शुरू से अंत तक क्या देखा, सबसे पहले हमने पोषण के बारे में देखा। पोषण कितने तरीके का हुआ, 2 तरीके का, स्वपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण। फिर हमने स्वपोषी पोषण को कितने तरीके में देखा, 2 तरीके में। पहला प्रकाश संश्लेषी फोटोसिंथेसिस, दूसरा रसायन संश्लेषी कीमोसिंथेसिस। फिर हमने विषमपोषी पोषण को देखा। विषमपोषी पोषण कितने तरीके का हुआ, 3 तरीके का। पहला परजीवी, जो जीव के अंदर तो रहते हैं लेकिन उन्हें मारते नहीं हैं, वो उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, वो अपना पोषण प्राप्त कर लेते हैं। और दूसरा कौन सा देखा, मृत जीवी, जो सड़ी गली वस्तुओं और मृत पेड़ पौधों पशुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वो क्या होते हैं, मृत जीवी। और तीसरा हमने कौन सा देखा, प्राणी समभोजी, जिसमें हम लोग आते हैं, और अमीबा आता है। ठीक है, तो हमने मोटा मोटा सब चीजें खत्म कर ली है। कल तीसरे लेक्चर में नई ऊर्जा, नए लेक्चर के साथ, बढ़िया एनर्जी के साथ पाचन को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। तब तक के लिए आप कमेंट बॉक्स में बने रहिए, टाइप करिए कि चीज़ें हमें बेहतर समझ में आ रही हैं। आप लोग नोट्स बना रहे होंगे। आपका होमवर्क है कि आप प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी में अंतर लिखोगे, पहला होमवर्क। दूसरा स्वपोषी विषमपोषी पोषण क्या होता है, इसमें अंतर लिखोगे। ठीक है, और तीसरा आपका क्या होगा, जो मैंने विषमपोषी पोषण के प्रकार पढ़ाए हैं, ये आपको याद करना है। कौन कौन से जीव किस कैटेगरी में आते हैं, ये कमेंट बॉक्स में आपको टाइप करना है। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।